Hi friends, welcome back. How Devendra Fadnavis become the ultimate comeback king of Maharashtra. मतलब बन गए, मोदी जी ने बना दिया, डिसाइड कर लिया है. चलो देखें. वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. इसका मतलब ये है कि जो सोचा था वही क्या, किसी के प्रेशर में ना आके कि नहीं शिंदे को बना देते हैं या किसी और को बनाते तो वैसा नहीं है जो. हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा किया है, मतलब दबाव में नहीं आना है. तो चलो शुरू करें. कहते हैं ना कि everyone loves a good comeback story. यहाँ पर एंट्री होती है देवेंद्र फडणवीस की, जो 2014 में महाराष्ट्र के सेकंड यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने थे और जिन्हें एक स्पेक्टेकुलर पॉलिटिकल करियर के लिए डेस्टिन्ड माना जा रहा था. लेकिन 2024 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी की परफॉर्मेंस काफी बुरी रही और उस परफॉर्मेंस का सारा ब्लेम उन्होंने लिया. ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है. मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूँ. इसके बाद माना कोई जा तो रहा कर रहा था है, कि इनका दूसरे लोग political करते ही career नहीं. बेसिकली खत्म हो चुका है. इनफैक्ट 2024 के असेंबली इलेक्शंस तक तो ऑपोजिशन उनका मजाक भी उड़ा रहा था कि अकेला फडणवीस क्या करेगा. देवेंद्र फडणवीस क्या करेगा, हमारा स्टेट करोगे. याद रखिए, फडणवीस ने एक बार कहा था, मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना. डुबा दूंगा. मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना. मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा. और तो मैं डुबा दूंगा. इस सच के बाढ़ आ बाद गए. देखते ही देखते फडणवीस ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. The BJP-led Maha-UT alliance has retained power in Maharashtra. Precedented victory of South BJP winning almost every seat. चल हेवी बन रही है. The BJP-led NDA's victory in Maharashtra clearly shows. तो एक तरफ कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनका कमबैक शुरू ही नहीं हो रहा है. 89 failed elections. Is he looking at touching 100 so that he gets into राहुल the Guinness गांधी. Book of Records? और दूसरी तरफ है महाराष्ट्र के कमबैक मैन, The ultimate comeback man of Maharashtra, Devendra Fadnavis, the architect of the BJP. ये बड़ा देखो क्या जो आज लोकसभा के फेलियर के बाद बीजेपी के लिंचपिन बन गए हैं इंडिया के फाइनेंशियल सेंटर स्टेट में. BJP leaders, I ले spoke to देखो. many who have एक become डब्बा राहुल गांधी को भेज देना. they do accept that he is the only जलेबी भाई person को. who can keep हाँ जलेबी भाई को भी जरूर भेजना. in Maharashtra. और महाराष्ट्र को हिंदुत्व का एक और गढ़ बनाने का काम करने में जुट गए हैं. एक है तो सेफ है. इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है. इसीलिए तो मोदी भी इनके बारे में कहते हैं. Devendra Fadnavis is Nagpur's gift to the country. तो आइए जानते हैं इस नागपुर कमबैक से. मैन की कमबैक स्टोरी. हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड. तो देखिए, फडणवीस की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो काफी बचपन से ही एंगेज हो जाती है क्योंकि उनकी फैमिली भी काफी पॉलिटिकली और सोशली एक्टिव थे. उनके पिताजी गंगाधर राव फडणवीस आरएसएस और जनसंघ के एक्टिव मेंबर थे. इनफैक्ट गंगाधर जी महाराष्ट्र विधान परिषद के मेंबर भी रह चुके थे. और 1975 की इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी की सरकार ने गंगाधर जी को पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से जेल भी भेज दिया था. और आज इन्हीं इंदिरा गांधी के पोते हैं जो हर जगह घूम घूम कर कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेके घूम रहे हैं कि जैसे इनकी पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी परवाह है. ये तो वही बात हुई ना कि हिटलर की नाजी पार्टी अचानक से बोलने लगी कि भाई हमें तो यहूदियों से हमेशा प्यार था. कहां से ये नैरेटिव आ रहा है कि हमें यहूदी पसंद नहीं. और उनके पिताजी को इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने जेल में डाला. इस वजह से देवेंद्र फडणवीस पर काफी गहरा इंपैक्ट पड़ता है. वो उस समय सिर्फ 6 साल के थे और इसी कारण जब उनके पिताजी को जेल भेजा गया तो उन्होंने अपनी पहली स्कूल, जिसका नाम इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल था, उसको छोड़कर सरस्वती विद्यालय से अपनी बाकी पढ़ाई की. एक बार स्कूल बैग फेंक दिया. मैं कल से स्कूल में नहीं जाऊंगा. मैंने बोला क्यों? बोले मैं इंदिरा गांधी ने मेरे पिताजी को जेल में डाला है और वो कॉन्वेंट का नाम इंदिरा कॉन्वेंट है. और बचपन से ही वो आरएसएस से भी काफी कनेक्टेड. अरे बच्चा कहेगा. फडणवीस 17 साल की उम्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि आरएसएस की एक स्टूडेंट विंग है, उसके मेंबर बन जाते हैं. वो हमेशा से ही जनसंघ की और आरएसएस की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड रहे हैं और हिंदुत्व से बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस रहे हैं. इसी कारण जब 1992 में पूरे देश भर में
राम जन्मभूमि मूवमेंट चल रहा था, उसमें देवेंद्र फडणवीस ने भी पार्टिसिपेट किया था। जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा भी था, उस समय फडणवीस कार सेवा में लगे भी हुए थे। तो जिस समय पर समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट कार सेवकों पर गोलियां चला रही थी, जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट कार सेवकों को जेल में डाल रही थी, उस समय फडणवीस पूरी जी जान से राम मंदिर को वापस खड़ा करने की मेहनत कर रहे थे। और इसलिए उस समय फडणवीस ने खुद कई हफ्ते बदौन सेंट्रल जेल में भी काटे थे। लेकिन इसी समय देवेंद्र फडणवीस को काफी बड़ा झटका लगता है। इस समय उनके पिता का देहांत हो जाता है और उनके पिता की एक बड़ी इच्छा थी कि देवेंद्र फडणवीस खुद पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, और अपने पिता की इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने पॉलिटिक्स में फिर एंट्री ली। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1992 में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर बनकर किया। उस समय वो केवल 21 साल के थे और इतनी कम उम्र में नागपुर जैसे डेंस सिटी का कॉर्पोरेटर बन जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अपने इस टेन्योर में उन्होंने सिटी के डेवलपमेंट पर काफी फोकस किया। इसका रिजल्ट ये होता है कि 1997 में सिर्फ 27 साल की उम्र में वो नागपुर के मेयर भी बन जाते हैं और भारत के सेकंड यंगेस्ट मेयर बनने का रिकॉर्ड बनाते हैं। उनके दोस्त और उनके परिवार वालों ने शुरुआत से ही उनकी लीडरशिप क्वालिटीज को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया था। बहुत ही कम उम्र थी, मतलब 11वीं के इसमें। उस समय लिटरली देवेंद्र जी ने लगभग 200-250 लोगों का नेतृत्व किया, और वो ऐसा नहीं, हर सबका हर जगह खाना, हर जगह उसके रहने की अरेंजमेंट, वो टेंट में हम रुके, वहां से उधर लाल चौक के लिए जाने के लिए उधमपुर तक गए, वहां पकड़े जाना, और गजब। यानी उस समय मेरे को जिंदगी में फर्स्ट टाइम लगा कि आदमी अलग है हम लोगों से। देवेंद्र फडणवीस करप्शन के भी सख्त खिलाफ थे। इनफैक्ट आज तक वो बीजेपी के आरएसएस से जो है एक माने जाते हैं, फर्क बहुत है। आज तक कभी भी आरएसएस से करप्शन का दाग नहीं लगा है। हमारे को जो गर्व है वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस एक क्लीन इमेज वाला आदमी, एक हमारा दोस्त था, हमारे साथ पढ़ के इतना आगे निकला, इसका हमें गर्व है। जिसकी इमेज इतनी क्लीन है, जो आज सीएम बन रहा है उसका तो गर्व ही हमारे को, लेकिन एक क्लीन जो उसकी इमेज जो क्लीन है, वो जो क्लीन इमेज है उसका हमें तो डबल गर्व। और इसी कारण धीरे धीरे उनका कद बीजेपी और आरएसएस दोनों में बढ़ने लगा। नागपुर से होने के कारण और आरएसएस से काफी यंग एज से जुड़े होने के कारण आरएसएस से भी उनके संबंध बहुत अच्छे रहे। गडकरी भी तो नागपुर से है, याद रखिएगा, क्योंकि ये बात आगे जाकर वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अपने काम और अपने रेपुटेशन की वजह से बीजेपी की टिकट से खड़े होने पर नागपुर की जनता ने उन्हें 3 बार से ज्यादा असेंबली में भेजा। और आप ये देखिए कि देवेंद्र फडणवीस पॉलिटिक्स में काफी मुश्किल समय में घुसे थे बीजेपी के लिए, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से महाराष्ट्र में एक डोमिनेटिंग फोर्स रही थी। जितने भी नॉन मराठास थे, मुस्लिम थे, वो सभी कांग्रेस को वोट किया करते थे। और उस समय महाराष्ट्र में कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। और ये वो समय था जब महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड डॉन का नेक्सस राज किया करता था, और जिसे उस समय की सरकार भी अपेरेंटली पेट्रोनाइज किया करती थी। उस समय कई बड़े बड़े आतंकी अटैक्स भी हुए थे महाराष्ट्र में, जैसे 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट। बड़े बड़े दंगे भी हुए थे महाराष्ट्र में। हिंदू कम्युनिटी जो थी वो अलग अलग कास्ट में बटी हुई थी। बाल ठाकरे और शिवसेना की एंट्री ने हिंदुओं को जोड़ने का एक अच्छा काम किया, लेकिन वो भी मेनली एक मराठा पार्टी थी जो पूरे महाराष्ट्र के वोटर बेस में एक बड़ी जगह नहीं बना पाई। और इस वजह से कांग्रेस और एनसीपी की अलायंस सरकार में हमेशा बनी रहती थी। और बीजेपी की भी जो लीडरशिप थी वो वहां पर उतनी कैरिज्मेटिक या उतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं थी। और इसका नतीजा ये था कि बीजेपी को 2009 के चुनाव में काफी लैकलस्टर परफॉर्मेंस रहा। जिस तरह बाबर आजम का किसी भी टॉप 5 टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस रहता है, बीजेपी को 2009 में 46 सीट्स मिली थी, जो कि पिछले इलेक्शन में 54 से भी कम थी। शिवसेना को लगभग बराबर की सीटें मिली थी बीजेपी के, और वहीं कांग्रेस और एनसीपी को मिलाकर 150 सीटें मिली थी। बीजेपी के पास ऐसा महाराष्ट्र में कोई बड़ा फिगर नहीं था जो पूरे महाराष्ट्र के वोटर्स को अपील कर सके और जोड़ सके। कांग्रेस के विलासराव देशमुख और एनसीपी के शरद पवार जैसे लीडर्स के कंपैरिजन में बीजेपी की महाराष्ट्र लीडरशिप काफी फ्रैगमेंटेड लगती थी। बीजेपी में कई ऐसे लीडर्स थे जो एक पावर टसल में शामिल थे, चाहे वो एकनाथ खड़से हो या फिर नितिन गडकरी हो या फिर पंकज मुंडे हो। और इसी पावर टसल को बैलेंस करने के लिए या खत्म करने के लिए बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने देवेंद्र फडणवीस पर अपना दांव खेला, जो कि एक यंग अपकमिंग पॉपुलर लीडर थे। और 2013 में उन्हें बीजेपी महाराष्ट्र का स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने काफी जोरों शोरों से पार्टी को मजबूत करने का काम शुरू किया। उन्होंने बीजेपी के ग्रास रूट्स नेटवर्क को काफी मजबूत किया, और जैसा शिवसेना का लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन था, वैसा ही डायरेक्ट कनेक्शन बीजेपी का भी लोगों के साथ बनाने की कोशिश की। और अल्टीमेटली बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना और लोगों के साथ एक ग्रास रूट लेवल पर कनेक्शन बनाने का रिजल्ट ये रहा कि 2014 में एनडीए को एक बड़ी विक्ट्री मिलती है महाराष्ट्र के इलेक्शन में, और स्टेट का एक तरह से पूरा लैंडस्केप बदल जाता है, जिस स्टेट को एक समय पर कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टी डोमिनेट किया करती थी। बीजेपी ने 2014 महाराष्ट्र इलेक्शन में पहली बार अपने दम पर
122 सीटें जीती थी और सबको चौंका दिया था। जैसे टाइड हमेशा अपने एड्स में आंटियों को चौंका देता है। और इस परफॉर्मेंस की वजह से बीजेपी ने फडणवीस को रिवॉर्ड भी किया और फडणवीस महाराष्ट्र के सेकंड यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं। उनके टेन्योर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफी बड़ा फोकस रहा। उन्होंने मुंबई मेट्रो के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स और नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। उन्होंने नवी मुंबई एयरपोर्ट बनाया। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट उनके टेन्योर में सक्सेसफुली क्रिएट हुए। वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए भी उन्होंने जल युक्त शिविर अभियान की लॉन्च की, जिसका एम था कि महाराष्ट्र के जितने भी लोकल वाटर बॉडीज हैं उन सबको रिवाइव किया जाए ताकि एक नेचुरल वाटर सोर्स अच्छे से डेवलप हो महाराष्ट्र के लिए। लेकिन 2019 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है फडणवीस के करियर में, क्योंकि देखिए 2019 के इलेक्शन में ही 2014 की तरह बीजेपी और शिवसेना वापस से एक सेम आइडियोलॉजिकल गोल के कारण मिलकर चुनाव लड़ते हैं। इसके ऑपोजिशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनसीपी ने महाअघाड़ी अलायंस बना ली थी और बीजेपी और शिवसेना के अलायंस के बेसिस पर महाराष्ट्र ने फिर से इस अलायंस को एक बड़ी जीत दिलाई। बीजेपी फिर से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, जिसमें उनको 105 सीटें आई और शिवसेना को 56 सीटें आई। लेकिन यहाँ पर शिवसेना ने एक खेला कर दिया। इलेक्शन रिजल्ट आते ही शिवसेना डिमांड करने लगी कि भाई हमको भी 50 से ज्यादा सीटें आई हैं तो 2.5 साल के लिए बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बने और 2.5 साल के लिए शिवसेना का चीफ मिनिस्टर बने। जबकि इलेक्शन इस अंडरस्टैंडिंग से लड़ा गया था कि जिस पार्टी को ज्यादा सीटें आएंगी उस पार्टी का चीफ वही होता है। अब देवेंद्र फडणवीस ने इस फॉर्मूला को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि आप देखिए कि बाला साहब ठाकरे के समय पर जब शिवसेना बीजेपी ने साथ में इलेक्शन लड़े थे, जब शिवसेना को बीजेपी से ज्यादा सीटें आई थी तो चीफ मिनिस्टर हमेशा शिवसेना का बनता था और बीजेपी ने उसको शांति से एक्सेप्ट किया। तो जब वही सिचुएशन है लेकिन बीजेपी को ज्यादा सीटें आ रही हैं तो आप क्यों उस एग्रीमेंट से मुकर रहे हैं? ऑब्वियस है कि बीजेपी को डबल सीटें आई है आपसे तो चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी का बनना चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए उद्धव ठाकरे ने इस समय पर एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म मिस्टेक कर दिया। ये उसी लेवल का मिस्टेक था जो एजाज खान ने इस इलेक्शन में किया है, जिन्हें लगा कि 5.6 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स होने का मतलब है कि हमको 5.6 मिलियन वोट्स भी मिलने वाले हैं इलेक्शन में, जबकि भाई साहब को सिर्फ 43 वोट्स मिले। वर्सोवा सीट से चुनाव लड़ रहे एक्टर एजाज खान, बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट हैं एजाज खान। केवल 146 वोट हासिल कर पाए हैं एजाज खान। कितने वैसे ये भी बताओ ना। और उद्धव ठाकरे के शॉर्ट टर्म लालच की वजह से बीजेपी और शिवसेना का पुराना अलायंस टूट जाता है। और सबसे शॉकिंग बात तब हुई जब शिवसेना ने बाल ठाकरे को और उनकी आइडियोलॉजी को बिट्रे करते हुए कांग्रेस और एनसीपी दोनों से अलायंस बना लिया। याद कीजिए कि बाला साहब कहा करते थे कि वो कभी भी एनसीपी के साथ अलायंस नहीं बनाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। You yourself wouldn't think of aligning perhaps with the NCP if you'll fall short of seats here? Never. A simple thing is the man who is responsible for toppling down their government, that is Vajpayee government. How can we afford to have a shake hand with him? Yeah, I will never, at least. I will never. Enemy is enemy then. और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि जिस दिन शिवसेना ने कांग्रेस के साथ अलायंस बना ली उस दिन वो अपनी दुकान बंद कर देंगे, यानी शिवसेना को ही बंद कर देंगे। तो उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को आईएनसी और एनसीपी के साथ ज्वाइन किया और दुकान बंद हो गई। महाविकास अघाड़ी अलायंस बनाया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है और देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाते हैं, इसके बावजूद कि उनकी पार्टी इज द लार्जेस्ट पार्टी इन महाराष्ट्र जिसको सबसे ज्यादा सीटें आई हैं। इंटरेस्टिंग था वो सिचुएशन तो थी, उसी से पता चल गया था कि ये उद्धव ठाकरे कितना लालची इंसान है जो अपने फादर के फुटस्टेप्स को फॉलो नहीं कर सका, असूलों को नहीं फॉलो कर सका। वो क्या जो अपने फादर का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा बताओ। जिस फादर ने तुम्हें पाला बड़ा किया, अपनी सारी जो थॉट्स थे जो प्रिंसिपल्स थे तुम्हें सिखाए, फिर तुमको अपनी वो सीट दी और तुम्हारी मदर की वजह से तुम्हें सीट मिली। मदर की वजह से सीट दी, नॉट बिकॉज ऑफ एबिलिटी। एबिलिटी की वजह से नहीं थी, तुम्हें सीट दी जबकि तुम वो डिजर्व नहीं करते थे। उसके बाद तुमने ऐसी गद्दारी अपने फादर के साथ की, तो इस बात सोचो कि वो कितना बड़ा गद्दार होगा देश के लिए भी, कि जो फादर जिसके टोटली अगेंस्ट, जिसको कहते थे दुश्मन के साथ कैसे मैं हाथ मिला सकता हूं, तुमने जाके दुश्मन के साथ हाथ भी मिलाया, उसको साथ में गले भी लगाया। और प्रूव हो गया कि वो सब शॉर्ट टर्म गेन था, मतलब जरा सा गेन था। लॉन्ग टर्म लालच कितना है इससे बंदे का दिखता है, उसको लालची बंदा कितना है कि उसके लिए प्रिंसिपल्स जीरो हैं। और कोई सोच सकता था कि बाल ठाकरे जी सोचते कि मेरी पार्टी में एक और बंदा निकल के आएगा, एकनाथ शिंदे, वो अपनी पार्टी बनाएगा, मेरी पार्टी के टुकड़े कर दोगे तुम लोग और तुम हार जाओगे, दूसरा जीत जाएगा। कितना बड़ा डाउनफॉल और कितनी बड़ी बेइज्जती है। राइट।
वो भी तो देखनी, वो सोचने की बात है। और जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, ये तो जिनको सीएम बनाया है बहुत अच्छे डिसीजन लिया। ऑब्वियसली जब बीजेपी की मेजोरिटी है तो प्रिंसिपल्स के हिसाब से बीजेपी अपना बनाएगी सीएम। एंड एक बात तो पक्की है, जो आरएसएस से आ रहे हैं उनके प्रिंसिपल्स, उनके विचार, उनकी देशभक्ति विल बी 1000 टाइम्स बेटर देन जो बाकी पॉलिटिशियंस हैं। उसमें तो कोई शक का सवाल उठता ही नहीं है। और जैसे बता रहे हैं कि भाई मेरे को डाउट पता है क्या हो रहा है, और ये है कि अच्छा ये तो हैं जो आ रहे हैं, क्या फ्यूचर में भी आरएसएस से ऐसे लोग निकल रहे हैं जो इस टाइप से आगे कंटिन्यू कर पाए? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरएसएस से आके जो है पॉलिटिशियंस बने जिनके अंदर देशभक्ति जो है ना कूट कूट के भरी हुई हो। क्योंकि अगर फ्यूचर आगे पीछे अब आरएसएस और इस टाइप के नहीं बना रही तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग, देश कैसे बढ़ेगा? क्योंकि बाकी पॉलिटिशियंस तो देख ही लिए, एक उद्धव ठाकरे का तो है ही एग्जाम्पल, जो पावर का भूखा इंसान पॉलिटिक्स में आके मतलब सिर्फ देश को लुटाना या अपनी पावर गेन करके पैसे कमाने के लिए बैठा है। ऐसे कितने मैं कहूंगी भेड़िए या गिद्ध बैठे हुए होंगे देश को खत्म करने के लिए। तो होप तो ये है कि आरएसएस जो है और ऐसे लोगों को वहां पे बना रही हो जो नेक्स्ट आगे जो है फ्यूचर में ये भाग या दौड़ जो देश की है वो संभाल सकें, वो भी प्रिंसिपल से, मॉरली वो स्ट्रांग बंदे हो, करेक्टर हो उनमें, और वो देश के लिए करें, लालच में ना जाएं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।